ये आ जाएगा उसको जैसे आप क्लिक किया ऐसे चल रहा है, शेयर कर दीजिए हाइड हटाइए पन्ना उधर वाला बंद हाइड हटाइए इसको मिनिमाइज कर दीजिए जहाँ आपका प्रेजेंटेशन है वो निकालिए उधर पे कंप्लीट कर दीजिए अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोगों को पहले इत्तला दी गई है कि आज डिपार्टमेंट ऑफ तहफ़्फ़ुज़ व समाजी तिब का हफ्तावाराना सेमिनार होना है, इसमें आज के स्पीकर हैं डॉक्टर इमरान। वो वायरल डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट थ्रू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बात करेंगे। अब मैं बगैर किसी ताख़ीर के मैं डॉक्टर इमरान को दावत देता हूं कि वो आए और अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। Respected Dr. Mohammad Tanveer Alam sir and my colleagues, good afternoon everyone. मैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान, पीजी स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ टीएसटी जीटीसीएच पटना। आज जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो है लीडिंग वायरल डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट थ्रू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूँ तो वायरल डिजीज वायरस से होने वाले डिजीज को वायरल डिजीज कहते हैं। तकरीबन मिलियंस ऑफ वायरस हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, लेकिन तकरीबन 9000 के आसपास ही ऐसे वायरस है जिसके बारे में हमारे साइंटिस्ट ने अब तक पता किया हुआ है। तो 9000 में भी कुछ चंद लेस देन 100 ऐसे वायरस है जिसकी वजह से जो ह्यूमन में जो डिजीज वायरल डिजीज हुआ करती हैं उसके बारे में पता है। तो चंद जो वायरल डिजीज है जो मोस्ट कॉमन है उसमें भी जो मोस्ट कॉमन लिस्ट ऑफ वायरल डिजीज है वो है पोलियो, डेंगू, वायरल इंसेफेलाइटिस, कैंसर, कोविड-19, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, हर्पीज, एचआईवी, मम्स, मीजल्स, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, वायरल इन्फ्लुएंजा, वायरल हेपेटाइटिस, येलो फीवर। वायरल डिजीज की तो लंबी फहरिस्त है, लेकिन सबको एक प्रेजेंटेशन में कवर करना मुनासिब नहीं है। तो हम जो तकरीबन जो भी लिस्ट आपके सामने है उसमें से 4 डिजीज के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये वायरस या वायरल डिजीज क्या है। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि तकरीबन मिलियंस ऑफ वायरस एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, इसमें से 9000 ही वायरस ऐसे हैं जिसके बारे में अभी साइंटिस्ट जो है वो डिस्क्राइब कर चुके हैं। उसमें भी तकरीबन लेस देन 100 ऐसे वायरस है जिससे होने वाले जो ह्यूमन में होने वाले बीमारी है उसमें भी मोस्ट कॉमन जो वायरस डिजीज है जो देखने को मिल रहे हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरल इन्फेक्शन, एड्स, कोविड-19 जो कोरोना वायरस से होता है, चिकन पॉक्स जो वायरल वेरिसोला जोस्टर की वजह से होता है, डेंगू, फ्लेवी वायरस, जापानी इंसेफेलाइटिस जो जेई वायरस की वजह से, रूबियोला वायरस की वजह से, मम्स, पैरामेग्लियो वायरस की वजह से, पोलियो वायरस, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा etc। अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वायरस है वो हमारे जिस्म में किस तरीके से फैलता है, किस तरीके से ये बीमारी हमारे जिस्म में दाखिल होती है। तो सबसे पहला रूट है ओरोफिकल रूट जो इन्फेक्शियस खाने पीने की वजह से होता है। उसकी फहरिस्त में हेपेटाइटिस ए वायरस, पोलियोमाइलाइटिस, एक्यूट डायरियल डिजीज और रोटावायरस हुआ करते हैं। जबकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होने वाले बीमारी की लिस्ट में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रूबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा, सार्क और कोविड आते हैं। जबकि इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स जिसमें ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट, सीरम्स या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से जो डिजीज होती है उसकी फहरिस्त में एचआईवी,
हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को हम रखते हैं। जबकि कुछ ऐसी बीमारी है जो मच्छरों के काटने से, मच्छर काटते हैं वायरस बीमारी को फैलाते हैं, उसमें चिकनगुनिया, डेंगू, जेई फीवर और येलो फीवर इसकी फहरिस्त में है। जबकि वायरस डिजीज जो कि जानवरों के काटने से, कार्निवोरस जानवर के काटने में से जो होता है वो रेबीज है। मैंने अभी बताया कि मिलियंस ऑफ वायरस हैं जो हमारे जिस्म में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, लेकिन कुछ वायरस जो मोस्ट कॉमन है हमारे जिस्म में, हमारे सिस्टम को जो इफेक्ट करती है, वो इस पिक्चर के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे दिमाग वायरस, वो वायरस जो हमारे दिमागों पे असर करती है, दिमाग में बीमारी पैदा करती है, वो है जेसी वायरस, मीजल्स, एलसीएम वायरस, अर्बो वायरस, रेबीज। जबकि कुछ जो फेरेंजाइटिस पैदा करती है, उसमें एडिनो वायरस, एप्स्टीन वायरस, साइटोमेगाला वायरस। वो वायरस जो हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट करती है, डिजीज पैदा करती है, उसमें बक्सा वायरस, लीवर में जो डिजीज पैदा करती है वो हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी। स्किन इन्फेक्शन में वेरिसेला जोस्टर, ह्यूमन है हर्पीज वायरस। जबकि आंखों के ऊपर जो हमारे वायरस अटैक करते हैं और डिजीज पैदा करते हैं, उसमें हर्पीज सिम्प्लेक्स, एडिनो वायरस, साइटोमेगाला वायरस है। जबकि रिस्पायरेटरी डिजीज जो सबसे ज्यादा फैलाती है वायरस की वजह से, वो है इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, रिस्पायरेटरी और भी डिजीज, सार्स। और जीआईटी में जो मोस्ट कॉमन डिजीज वायरस की वजह से हुआ करता है वो है रोटा वायरस और एडिनो वायरस का इन्फेक्शन। अब ये वायरस हमारे जिस्म में पहुंच गया, कहते हैं कि भैया ये वायरल डिजीज का कोई इलाज नहीं है, हमारे बॉडी में अपना इम्यून सिस्टम है, वो काम करेगा, एंटीबॉडी बनेगा, फिर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन एक ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल होना चाहिए वायरस का, वायरल डिजीज के, वो हमने जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या होना चाहिए वो इस स्लाइड के थ्रू हम बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो यूनानी सिस्टम है उसमें मुसफ़्फ़ी खून दवा की देना चाहिए, मुसफ़्फ़ी खून अद्विया की, जिसमें चेराइता, सातरा, सफोका और मंडी के प्रोडक्ट देने की जरूरत पड़ती है। एंटीवायरल्स, कहते हैं कि एंटीवायरल डिजीज नहीं है। आगे की कुछ स्लाइडों में हम आपको ये प्रूफ करेंगे कि तकरीबन 15 और 20 ऐसी हर्बल ड्रग्स हैं जो एंटीवायरल एक्टिविटी रखती है। उसमें गिलोय, कलौंजी, गार्लिक, टर्मेरिक, अदरक और बेसिल आते हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम, मरीज को जो वायरल डिजीज हो रहा है उसमें डिजीज में जो भी सिम्टम अपीयर हो रहा है उस सिम्टम का इलाज करना चाहिए। मरीज का जनरल कंडीशंस को मेंटेन रखना चाहिए, वाइटल्स को, ब्लड प्रेशर, उसका टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, etc। वायरल इन्फेक्शन में जो तीसरा सबसे अहम चीज है वो है इम्यूनिटी बूस्टर देने की जरूरत है। इम्यूनिटी बूस्टर में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा खमीरा, मरवारी, दवाओं, कुरकुम वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वायरल डिजीज में हमें जो है मरीज को जोध हजम और लतीफ प्रोटीनियस डाइट देने की जरूरत है। उसमें जैसे कि अध पका हुआ अंडा, वेजिटेबल सूप, चिकन सूप और हलवान का मीट। हलवान का मीट बोलते हैं छोटे जानवर का गोश्त। एपेटाइजर की भी जरूरत होती है ताकि वायरल डिजीज में हमारी जो है भूख बहुत कम हो जाती है, तो एपेटाइजर देने की जरूरत है, जिसमें अजवाइन, कमूनी और पुदीना के प्रोडक्ट्स देने की जरूरत है। ऐसे यूनानी कॉन्सेप्ट्स है कि वायरल डिजीज भी जो है वो अखलाक के गैर तबई अखलाक की वजह से हुआ करती हैं। तो गैर तबई जो हमारे जिस्म में है उसको निकालने के लिए डाययूरेटिक्स और मुलय्यनात का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके तौर पर तुक में खयारैन, ख्यार शंबर और मामूल फवाके का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा जब वायरल डिजीज होता है तो हमें सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हमें थोड़ा दूरी बना के रखना है। उसके लिए क्या जनरल आइसोलेशन की जरूरत है। उसके लिए क्वारंटाइन टर्म, जैसे कि कोविड-19 में बहुत ज्यादा देखने को मिला कि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको जो है पीएचसी या हॉस्पिटल पे वहां से उसको स्कूल वगैरह में भेज दिया जाता है क्वारंटाइन के लिए। क्वारंटाइन मतलब ये ब्रेक जो डिजीज का चेन है उसको तोड़ने के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। उसके लिए 7 से 14 दिन उसको मरीज को दूसरे मरीज के कांटेक्ट में आने से रोका जाए। मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ग्लव्स और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए।
उसके साथ साथ जो वायरल डिजीज से इन्फेक्टेड पर्सन है उनके बॉडी सिक्रीशंस लाइक कफ, स्पूटम, वोमिट, स्टूल, यूरिन, सलाइवा और सीमंस, इसको डिस्पोज ऑफ करने की जरूरत है। जब कोई वायरल इन्फेक्टेड हो जाता है पर्सन तो उसको सबसे ज्यादा मोरल सपोर्ट की जरूरत है, तो मोरल काउंसलिंग की जरूरत है। इस बीमारी को पब्लिक में ना फैले इसके लिए पहले ही एक प्रिवेंशन होता है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन, उसके तहत हैंडबिल, न्यूज़पेपर और रेडियो टेलीविजन में इसका एडवर्टाइज करके इस बीमारी के स्प्रेड को रोका जाए ताकि ये बीमारी बड़ी तादाद में जो है दूसरे लोगों को ना फैले। उसके बाद होता है सैनिटाइजेशन। अब जैसे जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके, बैंक, रेलवे स्टेशन, स्कूल, जहां ज्यादा लोगों का आना जाना होता है वहां पे सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करना चाहिए, जबकि पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए स्पिरिट और अल्कोहल का से हाथ बार बार धुलना चाहिए और सैनिटाइज करना चाहिए। उसके अलावा यूनानी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो ह्यूमर जो अखलाक है उसको बैलेंस पे लाने के लिए हम चाहे वो दवा हो, ग़िज़ा हो या रेजिमिनल थेरेपी का इस्तेमाल करके बॉडी के ह्यूमर को बैलेंस करने की जरूरत होती है। अब जो मैं कह रहा था कि तकरीबन 20-22 ऐसी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, हर्बल्स मेडिसिन है जो कि एंटीवायरल एक्टिविटी रखती है। हमारे यूनानी में तो इस पे बहुत कम काम हुआ है, लेकिन साइंस के और भी जो शुबा है उसमें तकरीबन 20-22 ऐसे हर्बल मेडिसिन हैं जो एंटीवायरल एक्टिविटी रखती है। उसमें कलौंजी, असुलसूस ऑप्शन 3, तुकमेकसूस, गिलोय, ख्यारशंबर, बेसिल, गार्लिक, सेग, ओरिगेनो, लेमन बाम, फेनल, पेपरमिंट, रोजमेरी, एकाइनिस, जिंगर, एस्ट्रेगोलस, जिनसिंग, सेमकोस, डैंडेलियन और अर्जुना, ये सब एंटीवायरल एक्टिविटी रखती है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये एंटीवायरल एक्टिविटी रखती है, हम इसको प्रूव करेंगे अगले स्लाइड में कि कैसे ये एंटीवायरल एक्टिविटी। इसके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो वायरल के सेल पे, वायरस के सेल को कैसे डैमेज करती है, उसके रेप्लिकेशन को कैसे रोकती है, आगे के स्लाइड में। ये जो पीछे के स्लाइड में जो हम यहाँ पे हर्ब्स के बारे में बता रहे हैं, इस हर्ब्स के ये फाइटोकेमिकल्स हैं और ये कैसे किस मैकेनिज्म पे काम करती है और ये एंटीवायरल एक्टिविटी कहलाती है। जैसे अदरक है, अदरक में जो केमिकल फाइटोकेमिकल्स होता है इसको जिंगेरियोल्स कहते हैं, ये हर्पीज वायरस पे एक्ट करता है। ऐसे ही लहसुन है, लहसुन में जो एक फाइटोकेमिकल्स है इसको एलिसिन बोलते हैं, ये हर्पीज, पैरा इन्फ्लुएंजा और वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस वायरस है। इस पे डिसरप्शन ऑफ वायरल इन्वेलप, जो वायरस का इन्वेलप होता है उसको तोड़ करके इसकी एक्टिविटी को खत्म करता है, इसलिए हम इसको एंटीवायरल ड्रग्स की लिस्ट में रखते हैं। तीसरी दवा है जिसे असुलसूस मोलेटी बोलते हैं, उसके अंदर जो केमिकल है ग्लाइसिरिनजीन, जो हर्पीज वायरस, सार्स और कोरोना वायरस पे काम करता है। ये प्लेग फॉर्मेशन जो होता है इस वायरस के, उसके प्लेग फॉर्मेशन को चेक करता है। ये है फेरुला एसिफिक्स, जिसको बोलते हैं कि फेरुला एसिफिक्स, ये हींग है। हींग में जो केमिकल्स माइक्रो फाइटोकेमिकल्स होते हैं इसको माइक्रोलोबिडेंस या फर्नेसीफेरॉल सी बी, किलेरिन, ये फाइटोकेमिकल्स हैं जो हींग में पाए जाते हैं। ये इन्फ्लुएंजा और राइनो वायरस पे एंटीवायरल एक्टिविटी रखती हैं। तो किस तरीके से मैं काम करती है, तो ये प्रिवेंशन ऑफ राइन, ये प्रिवेंशन करती है उसके एब्जॉर्प्शन को। ऐसे ही टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुन है, उसके अंदर जो केमिकल होता है इसको फाइटोकेमिकल्स, उसको केसूरियानिन बोलते हैं। ये हर्पीज सिम्प्लेक्स पे काम करता है, ये वायरल पेनिट्रेशन को रोकता है। तो उसके अलावा फाइलेंथस इम्ब्लिकस, जिसे आंवला बोलते हैं, इसमें जो केमिकल्स है ये फाइटोकेमिकल्स वो हर्पीज सिम्प्लेक्स पे काम करती है, ये वायरल अटैचमेंट और पेनिट्रेशन से रोकता है। ये विथानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा जिसको बोलते हैं, इसमें विथाफेरिन एक फाइटोकेमिकल्स होता है जो हर्पीज सिम्प्लेक्स पे काम करता है। ये हर्पीज सिम्प्लेक्स के वायरस को इनहिबिट करता है, इसके डीएनए के रेप्लिकेशन को। गोसीफुल, गोसीफुल एक जो कॉटन ग्रुप का एक प्लांट है, इसमें गोसिपियम हर्बासियम एक फाइटोकेमिकल्स होता है
जो कि HIV वायरस के एक्टिविटी को कम करने में इसका रोल है। ये इनहिबिट करता है इफेक्ट ऑफ HIV को। फाइलेंथस निग्री, रिपांडिसुइक एसिड, इसमें फाइटोकेमिकल्स है, ये भी HIV पे इसका HIV के वायरस पे एक्टिविटी को कम करने के लिए यूज करते हैं। उसी तरीके एलियम सेटाइवम, इसके और भी जो उधर बता रहे थे एलियम सेटाइवम, लहसुन के एक और फाइटोकेमिकल्स है जिसके एजोइन, एलाइल मिथाइल थायोसल्फोनेट, डाइएलाइल ट्राइसल्फोनेट, और ये है आपका हल्दी, कर्कुमा लौंगा। इसमें जो फाइटोकेमिकल्स होता है इसको किकोमिन बोलते हैं। ये इन्फ्लुएंजा वायरस पे इफेक्ट करता है, ये इनहिबिट करते हैं इसके डीएनए सिंथेसिस को। तो ये लिस्ट नहीं, तकरीबन 13 ऐसे हर्ब्स हैं जिसके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो एंटीवायरल एक्टिविटी रखती है। ये लैब में प्रूफ हो चुका है। अब ये वायरस होता क्या है, ये वायरस आखिर बला क्या है? तो वायरस एक नग्न आंखों से नहीं देखने वाला एक जरासीम है, बहुत बारीक, बहुत छोटी जरासीम है जो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए किसी लिविंग सेल का इस्तेमाल करता है। उस सेल के डीएनए का इस्तेमाल करके रेप्लिकेट करके अपनी तादाद को बढ़ाता है। इसमें खास करके 3 ही पार्ट होते हैं वायरस में। एक को बोलते हैं इनवेलप, जो उसकी कवरिंग करता है, दूसरा होता है स्पाइक, जो कांटेदार नुमा स्ट्रक्चर होता है, और तीसरा होता है उसका जेनेटिक मटेरियल, जो इस तस्वीर के थ्रू हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्पाइक, ये इनवेलप, और दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। इसी स्पाइक के थ्रू ये पेनिट्रेट करता है किसी भी सेल में, किसी भी सेल नहीं, स्पेशल एक सेल होता है या उसका एक रिसेप्टर होता है जहाँ पे अटैच करता है हमारे बॉडी को या लिविंग सेल्स को, पेनिट्रेट करके ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ह्यूमन के सेल के जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करके अपनी तादाद को बढ़ाता है। उसके लिए हम इस डायग्राम का सहारा ले सकते हैं कि जैसे ये वायरस है, वायरस के डिफरेंट टाइप है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस, एडिनो वायरस, रेबीज वायरस। सब में अगर देखा जाए तो एक सिमिलरिटी है कि सब में एक स्पाइक है, एक इन्वेलप है, और एक कैप्सूल, और एक उसका जेनेटिक मटेरियल है। ये हमारे बॉडी या जहां भी इन्फेक्शन पैदा करता है वहां के सेल में जाके ये स्पाइक अटैक करता है। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल उस सेल में इंटर करके जो लिविंग सेल है उसके जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करके रेप्लिकेट कर लेता है, हाईजेक करके। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक वायरस जो इंटर किया हमारे सेल के अंदर, वो कई तादाद में अपनी सेल को इंक्रीज किया, और ये फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है और ये दूसरी जगह फैलता है और फैलाता है। तो वायरस जो है वो सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है जो रेप्लिकेट करने के लिए किसी लिविंग टिश्यू का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले इसका डिस्क्राइब वायरस का 1962 में किया गया है। अब इसी कड़ी को, चूंकि अब तक हम वायरस के जनरल स्टडी, वायरस की जनरल नॉलेज या वायरस डिजीज का कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, क्या प्लान रहेगा, एक्शन क्या रहेगा ट्रीटमेंट का या प्रिवेंशन का, अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हम वायरल डिजीज की लिस्ट बता रहे थे, जो 15-20 डिजीज थी, उसमें से जो पहला डिजीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस को फालिजे अतफाल भी कहते हैं। पोलियोमाइलाइटिस एक डिसेबिलिटी है जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, जो पोलियो वायरस की वजह से हुआ करता है। इसके 3 स्ट्रेन्स होते हैं, टाइप 1, 2 और 3। ये आमतौर से 5 साल से कम के बच्चों में देखने को मिलता है। इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड है 1 से 2 हफ्ता। यूनानी किताबों में इसके बारे में जो लिटरेचर है बहुत कम ही देखने को मिलता है। पोलियो वायरस को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे माइकल अंडरवुड, उन्होंने 1789 में इसको डिस्क्राइब किया, और 1951 में फर्स्ट पोलियो वायरस जो है वो आइसोलेट हुआ, और उसके बाद सेबी और साल्क ने इसके एक खिलाफ एक वैक्सीन तैयार किया जो 1955 में दुनिया में आया, और उसी वैक्सीन का आज हम इस्तेमाल करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन में, या जो भी WHO एक प्रोग्राम चलाती है पोलियो प्रिवेंशन के लिए, उसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन जो हमारे एंशिएंट इजिप्टियन कार्विंग है, जो हमारा पेपायरस है इजिप्टियन, उसमें कुछ ऐसे डायग्राम है, फोटोग्राफ्स है जो शो करता है कि नहीं, ऐसा नहीं कि जो पोलियो वायरस का
आइडेंटिफाइड 70-89 में हुआ, उससे पहले पोलियो नहीं रहा होगा, क्योंकि उसका हमारे पास लिटरेचर नहीं है, यूनानी में कहीं तस्करा नहीं है, लेकिन इजिप्शियन कार्विंग में देखने को कुछ जो डायग्राम है वहां देखने को मिलता है कि नहीं, उस जमाने में भी पोलियो था। जैसे इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि इस आदमी का दाहिना पैर पतला है और बायां पैर मोटा है। इससे ये साबित होता है कि उस जमाने में भी विकलांगता इस टाइप की थी। इसका मतलब है कि इस टाइप की डिजीज पहले भी थी, लेकिन उसका लिटरेचर नहीं है हमारे पास। ये विकिपीडिया पे आप जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, पोलियो है तो बहुत पुरानी डिजीज, लेकिन इसको माइकल अंडरवुड ने 70-89 में जो है सबसे पहले डिस्क्राइब किया। अब ये बीमारी जो है हमारे बच्चों को कैसे फैलती है, तो ये ओरोफिकल रूट है, इसका रूट ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्टेड खाने और पानी की वजह से हुआ करता है। अब ये पोलियो वायरस है, वो कैसे फैलता है, तो जैसे कोई इन्फेक्टेड वाटर है या फूड है, बच्चा इनहेल कर लिया या खा लिया, तो सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन होता है उस वायरस का वो गर्दन के पास, मतलब हलक के पास हो सकता है टॉन्सिल्स के थ्रू, और अगर वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो फिर दूसरा इंटेस्टाइन के अंदर एक रिसेप्टर होता है, वहां पर ये एब्जॉर्ब होकर आंख से फिर ये ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, फिर वहां से जाने के बाद नर्व्स में पहुंचता है। नर्व्स में ब्रेन में दो मैटर होते हैं, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में जाकर के ये डिजनरेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से, जिसके कॉम्प्लिकेशन में ये पोलियो से इन्फेक्टेड जो बच्चे होते हैं उनको डिसेबल किया जाता है। उसी को इस डायग्राम के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे। पोलियो वायरस अगर किसी आदमी में इंटर करता है तो सबसे पहले फेरिंक्स और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, यही दो ऐसे साइट्स हैं जहां पर तो ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है। एक रिसेप्टर होता है CD155। CD155 जो रिसेप्टर हमारे बॉडी इंटेस्टाइन के अंदर होता है, वही CD155 रिसेप्टर इज रिस्पांसिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पोलियो वायरस। पोलियो वायरस बॉडी के अंदर इस रिसेप्टर के थ्रू आ गया, आने के बाद जिस सेल में भी गया उसके जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करके रेप्लिकेट करके अपने तादाद को बढ़ाता है और फिर ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन से जब ये नर्व में पहुंचता है तो नर्व में हमारा मैंने बताया कि दो मैटर होते हैं, व्हाइट और ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर के जो टिश्यू होता है उसको डिजनरेट कर देता है, जिसकी वजह से जो मसल को मैसेज पहुंचना चाहिए नर्व्स के थ्रू वो नहीं पहुंचता है, और वहां पर जो डिफॉर्मिटी पैदा हो जाती है उसी के नतीजे में विकलांगता आती है। यूं तो जितने भी लोगों को पोलियो वायरस का इन्फेक्शन लगता है उसमें से 95% ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि जो है उनको पोलियो का इन्फेक्शन हुआ है। और अगर किसी को पोलियो का इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसमें सबसे पहला लक्षण होता है इन्फ्लुएंजा लाइक, मतलब माइनर उसको सर्दी खांसी जुकाम रहेगा, हो सकता है लूज मोशन टाइप की एक्टिविटी भी उसको देखने में आए, सीवियर मसल स्पाज्म, मसल पेन वगैरह देखने को मिलता है, बुखार आ सकता है, थकावट रहता है, और सबसे लास्ट में पैरालिसिस देखने को मिलता है। जो पोलियो के बीमारी होते हैं उसमें उसको पहचानने के दो तरीके हैं। अगर पोलियो किसी को है, जो बच्चा आ रहा है और उसमें पोलियो का लक्षण आपको देखना है तो दो टेस्ट करने की जरूरत है। एक टेस्ट का नाम है किस द नी सिंगल नी साइन और दूसरा है ट्राइपॉड साइन। बच्चे को जब दोनों पैर पे कहेंगे बैठने के लिए तो वो दो पैर पे नहीं बैठता, वो दो पैर के अलावा हाथ का सहारा ले लेगा, तो तीन एंगल जो बन जाता है, इसीलिए इसको ट्राइपॉड साइन बोलते हैं। दूसरा साइन है किस द नी साइन। इसमें है कि मरीज को बैठने के लिए कहेंगे और अपना जो फेस है, मतलब ये चिन्ह है, इसको कहेंगे कि नी जॉइंट से उसको जो है नी जॉइंट में सटाने के लिए, तो वो नहीं सटाएगा ड्यू टू द स्पाज्म हो जाता है उसके नेक के मसल में। तो ये दो साइन देखने को मिलता है आमतौर से पोलियो से इन्फेक्टेड बच्चों में। पहला किस द नी साइन और द ट्राइपॉड साइन। जो अभी हमने कहा कि 95% ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता, लोगों को इन्फेक्शन लगता है और वो बीमारी फैलाता रहता है, लेकिन उसको कोई देखने को साइन एंड सिम्टम नहीं दिखते। इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे केस को कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक एंड साइलेंट।
और या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इन्फेक्शन होता है, किसी को लगता है, तो चूंकि उस वक्त वो या तो गट में है या फेरिंग्स में है, तो उस वक्त कोई सिम्टम हमको देखने में नहीं आता, तो ये एसिम्प्टोमेटिक और साइलेंट फेज कहलाता है। दूसरा है एबॉर्टिव और वायरिंगिया, जब ये वायरस हमारे इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके वायरस में पहुंच जाता है तो इस स्टेज को एबॉर्टिव कहते हैं। उसके बाद नॉन पैरालिटिक पोलियो और पैरालिटिक पोलियो, अगर वो पैरालिसिस पैदा करता है तो पैरालिटिक पोलियो कहलाएगा, और इन्फेक्शन लगने के बाद उसमें पैरालिसिस नहीं आता है तो नॉन पैरालिटिक पोलियो कहलाएगा। बल्बर टाइप, ये सिर्फ 2% जो इन्फेक्शन लगे उसमें 2% ऐसे केस होते हैं जो बल्बर टाइप होते हैं। ऐसे केस में मरीज का हाइपरटेंशन, मतलब कि बहुत कम ही उम्र में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कार्डियक डिजीज हो, स्वेलिंग डिफिकल्टी हो, स्पीच और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, ये जिंदगी थ्रूआउट द जिंदगी इनको रह जाती है, ये बल्बर केस कहलाता है। दूसरा है बल्बो स्पाइनल टाइप, ये 19% केस होता है और सबसे लीथल है। जो डेथ होती है पोलियो के केस में, ये इसी बल्बो स्पाइनल टाइप में होती है। चौथा है स्पाइनल टाइप, ये मोस्ट कॉमन है और इसी में जितने भी पोलियो के मरीज को आपने जिंदा देखा है या देख रहे होंगे, ये स्पाइनल टाइप होता है। इसी में पैरालिसिस देखने को मिलता है अगर लोग जिंदा बच भी जाते हैं, ठीक है। तो उसके ग्रे मैटर के ग्रे मैटर के सेल को डैमेज की वजह से जो डिफॉर्मिटी आती है, उसकी वजह से वो थ्रू आउट जिंदगी पैरालाइज्ड रहता है। इस स्लाइड में हम ये शो करना चाह रहे हैं कि अगर पोलियो का मरीज जो थ्रू आउट जिंदगी अपना जीता है, इतने कॉम्प्लिकेशन को लेकर के जीता है। 50% हैंडीकैप होते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन और ट्रैकीकार्डिया। ये जो ब्रेन स्पाइनल हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन है उसको जो सिग्नल होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा बोलते हैं। तो मेडुला का जो ग्रे मैटर उसके अगर टिश्यू को डैमेज पहुंचा दिया है तो कम उम्र में ही पोलियो के मरीज को हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, क्रोनिक कार्डियक फेल्योर, इस टाइप की एक्टिविटी अगर किसी पोलियो के इन्फेक्टेड पर्सन को दिख रहा है, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन ये मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम में जाकर के ग्रे मैटर की सेल को जो है डिजनरेट कर दिया, पैरालिसिस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और